हेलो दोस्तों, सामान्य अध्ययन के मेरे इस चैनल बीसी लर्निंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, पूर्व मध्यकालीन चोल साम्राज्य से संबंधित अध्ययन सामग्रियों की एक श्रृंखला मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूं। प्रस्तुत वीडियो इसकी पहली कड़ी है। इस वीडियो में हम लोग पूर्व मध्यकालीन चोल साम्राज्य के राजनीतिक इतिहास पर चर्चा करेंगे, जिसके अंतर्गत चोलों की राजनीतिक गतिविधियां और उनसे संबंधित प्रमुख तथ्यों का एक संकलन प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। यह अध्ययन सामग्री सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए, विशेषकर प्रारंभिक परीक्षाओं के दृष्टिकोण से अत्यंत उपयोगी हैं और इनसे संबंधित प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आइए अध्ययन शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने संगम काल से संबंधित अपने वीडियो में यह चर्चा किया है कि संगमकालीन तीसरी सदी के चोल राज्य के बाद 9वीं सदी तक चोलों का राजनीतिक इतिहास काफ़ी अस्पष्ट है, अर्थात इसमें कोई क्रमबद्धता प्राप्त नहीं होती है। इस अवधि में हालांकि इस अवधि में चोल शासकों के पल्लव नरेशों के सामंत के रूप में कावेरी नदी के तटवर्ती प्रदेशों में उरैयूर को राजधानी बनाकर शासन करने के विवरण साहित्यों में प्राप्त होते हैं, जिनकी पुष्टि अभिलेखों से और ताम्रपत्रों से भी होती है। पूर्व मध्यकाल में विजयालय के 850 ईस्वी में शासक बनने के बाद चोलों ने प्रमुखता प्राप्त की और उत्तरोत्तर इनके साम्राज्य का विकास हुआ। तो आइए इसे देखते हैं। विजयालय ने 850 ईस्वी में शासनभार संभाला। हालांकि विजयालय जो था वह पल्लवों का सामंत ही था और इसने 871 ईस्वी तक शासन किया। विजयालय के शासनकाल से संबंधित एक प्रमुख घटना यह है कि विजयालय ने पांड्य शासकों के सामंत मुतरैयरों से तंजौर का प्रदेश जीत लिया तथा तंजौर को अपनी राजधानी इसने बनाई थी। विजयालय ने तंजौर में निशुंभ सुदेवी देवी का एक भव्य मंदिर भी बनवाया था। तो विजयालय के शासनकाल से संबंधित यह महत्वपूर्ण घटना है कि तंजौर को विजयालय ने अपनी राजधानी बनाया और निशुंभ सुदेवी देवी नाम का एक भव्य मंदिर, जो दुर्गा देवी का ही एक नाम है, तो उनकी मंदिर जो है सो विजयालय ने तंजौर में स्थापित की, बनवाया था। आदित्य प्रथम विजयालय का पुत्र था। विजयालय की मृत्यु के बाद 871 ईस्वी में आदित्य प्रथम शासक बना और इसने 907 ईस्वी तक शासन किया। वह पल्लव नरेश और पराजित का सामंत था। तिरुवालंगाडु ताम्रपत्र, जो चोलों के शासनकाल से संबंधित है, इसके अनुसार इसने अपराजित को मार करके पल्लव राज्य पर अधिकार कर लिया और स्वतंत्र चोल राज्य की स्थापना की। तो पूर्व मध्यकाल में स्वतंत्र चोल राज्य की स्थापना का श्रेय आदित्य प्रथम को जाता है। यह एक महत्वपूर्ण तथ्य है, इसे आप ध्यान से देख लें। आदित्य प्रथम ने कोदंडराम की उपाधि धारण की थी। आगे बढ़ते हैं। आदित्य प्रथम ने पांड्य नरेश वीर नारायण से कोंगू का प्रदेश जीता और गंगों से अपनी अधीनता स्वीकार कराई, अर्थात गंगों पर भी जो है सो इसने आक्रमण किया और उनको अपना अधीनस्थ बनाया। चेरों से आदित्य प्रथम ने मैत्री संबंध स्थापित किए। आदित्य प्रथम जो था वह शैवोपासक था तथा इसने कावेरी नदी के तट पर कई शैव मंदिरों का निर्माण करवाया था। इसकी मृत्यु 907 ईस्वी में हुई। परांतक प्रथम आदित्य प्रथम का यह पुत्र था। 907 ईस्वी में यह शासक बना। परांतक प्रथम राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण द्वितीय के साथ इसका वल्लाल क्षेत्र में संघर्ष हुआ।
परांतक प्रथम ने कृष्ण द्वितीय को पराजित करके वीर चोल की उपाधि धारण की, अर्थात वीर चोल उपाधि परांतक प्रथम की है। यह भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है। आगे बढ़ते हैं। परांतक प्रथम ने पांड्य नरेश राजसिंह द्वितीय को पराजित कर मदुरा राज्य जीता और मदुरांतक तथा मदुराई कोंड की उपाधि इसने धारण की। तो मदुरांतक और मदुराई कोंड ये दोनों ही उपाधियां परांतक प्रथम की हैं। बाद में परांतक प्रथम ने पांड्य नरेश राजसिंह द्वितीय और सिंघल नरेश अर्थात श्रीलंका के शासक इन दोनों की संयुक्त सेनाओं को चेल्लूर में हुए युद्ध में पराजित किया और संग्राम राघव की उपाधि धारण की। तो मदुरांतक, मदुराई कोंड और संग्राम राघव ये उपाधियां जो हैं वह परांतक प्रथम की हैं। परांतक प्रथम द्वारा अपनाई गई नीति लौह और रक्त की नीति कहलाती है। यह भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है। परांतक प्रथम शैव था और इसने शिव की प्रार्थना के लिए दभ्र सभा का निर्माण करवाया था। तो दभ्र सभा का निर्माण परांतक प्रथम ने कराया था, जो शैवोपासना के लिए करवाया गया था। परांतक प्रथम के बाद गंगरादित्य, अरिंदिगय और सुंदरचोल या परांतक द्वितीय ये 3 शासक हुए, लेकिन इनका शासनकाल राजनीतिक दृष्टिकोण से उतना महत्वपूर्ण नहीं है। आगे बढ़ें। अब 985 ईस्वी में अरिमोली बर्मन प्रथम या राजराज प्रथम चोल शासक बना और इसने 1014 ईस्वी तक शासन किया। परांतक प्रथम की मृत्यु के बाद चोल साम्राज्य अस्त व्यस्त हो गया था। शासकों के बीच उत्तराधिकार के संघर्ष होने लगे थे। अंततः अरिमोली बर्मन प्रथम अथवा राजराज प्रथम चोल शासक बना और सामरिक सफलताओं एवं प्रशासनिक सुधारों के कारण यह चोल वंश का सर्वाधिक प्रतापी शासक सिद्ध हुआ। अब हम लोग अरिमोली बर्मन या राजराज प्रथम के विजय अभियानों को देखते हैं। तो राजराज प्रथम के विरुद्ध केरल एवं पांड्य शासकों ने श्रीलंका के शासक के साथ मिलकर के एक गठबंधन बनाया था। तो राजराज प्रथम ने सबसे पहले इस गठबंधन को तोड़ा। आइए इसे देखते हैं। सर्वप्रथम राजराज प्रथम ने कांडलूर के मैदान में केरल नरेश भास्कर बर्मन को परास्त किया और कांडलूर सालैक्कल मरुत की उपाधि उसने धारण की। तो कांडलूर सालैक्कल मरुत यह राजराज प्रथम या अरिमोली बर्मन प्रथम की उपाधि है। तत्पश्चात राजराज ने पांड्य राजधानी मदुरा पर आक्रमण कर उसे जीत लिया और पांड्य शासक अमर भुजंग को बंदी बनाया। यह भी इसके शासनकाल की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। चूंकि केरल एवं पांड्य शासकों को श्रीलंका के शासक ने सहायता प्रदान की थी, अतः राजराज प्रथम ने एक मजबूत नौसैनिक बेड़े का निर्माण कराया और श्रीलंका पर आक्रमण कर श्रीलंका नरेश महेंद्र पंचम को परास्त किया और श्रीलंका की जो राजधानी थी अनुराधपुर, इसके साथ साथ संपूर्ण उत्तरी श्रीलंका पर अधिकार कर लिया। तो श्रीलंका पर अधिकार करने वाला अर्थात उत्तरी श्रीलंका पर अधिकार करने वाला प्रथम चोल शासक राजराज प्रथम या अरिमोली बर्मन प्रथम था। महेंद्र पंचम दक्षिणी श्रीलंका में जाकर के छिप गया। आगे बढ़ते हैं। मामुंडी चोलमंडलम क्या था? तो मामुंडली चोलमंडलम राजराज प्रथम के उत्तरी श्रीलंका के विजित प्रदेश का नाम था। अर्थात राजराज प्रथम ने जो उत्तरी श्रीलंका का क्षेत्र जो जीता था उसको उसका नाम मामुंडली चोलमंडलम रखा तथा इसकी राजधानी पोलोनरुआ नगर को बनाया। लेकिन पोलोनरुआ का नाम उसने बदल करके जगन्नाथ मंडलम कर दिया था। तो जगन्नाथ मंगलम मामुंडी चोलमंडलम की राजधानी थी। इसका पुराना नाम पोलोनरुआ था। इसी विजय के उपलक्ष्य में राजराज प्रथम ने जगन्नाथ की उपाधि भी धारण की थी।
तो यह भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है। तिरुवालंगाडु ताम्रपत्रों से इस विजय की जानकारी प्राप्त होती है। आगे बढ़ते हैं। पश्चिमी गंग राज्य पर भी राजराज प्रथम ने विजय प्राप्त की थी। कर्नाटक के एक अभिलेख में राजराज प्रथम का नाम चोल नारायण भी मिलता है। अब बेंगी के पूर्वी चालुक्य राजा शक्ति बर्मन राजराज प्रथम जो था उसकी अधीनता स्वीकार करता था। पश्चिमी चालुक्य शासक सत्याश्रय के साथ भी राजराज का पुत्र राजेंद्र प्रथम या राजेंद्र चोल का भयंकर संघर्ष हुआ। इसमें चालुक्यों की काफ़ी हानि हुई। जैसा कि आपको पता है कि राजराज प्रथम ने राजेंद्र चोल को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। राजराज प्रथम ने कलिंग पर भी आक्रमण कर उसे अपने साम्राज्य में मिला लिया था। तो कलिंग पर भी आक्रमण करने वाला चोल शासक राजराज प्रथम था। राजराज प्रथम ने श्रीलंका के अतिरिक्त बंगाल की खाड़ी पार कर दक्षिण पूर्व एशियाई द्वीपों मलय, श्रीविजय एवं कटाह द्वीपों पर भी अधिकार किया था। तो दक्षिण पूर्व एशियाई देशों पर सर्वप्रथम आक्रमण करने वाला शासक राजराज प्रथम था। बाद में दक्षिण पूर्व एशियाई देशों से व्यापार के विकास में इस आक्रमण और विजय की महत्वपूर्ण भूमिका थी। इसके बाद दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ भारत का व्यापार काफी बढ़ गया। आगे बढ़ते हैं। अब राजराज प्रथम या अरिमोली बर्मन प्रथम शैव धर्मावलंबी था। इसने शिवपाद शेखर की उपाधि भी धारण की थी। तो शिवपाद शेखर की उपाधि भी राजराज प्रथम या अरिमोली बर्मन प्रथम की उपाधि है। अगला तथ्य कि राजराज प्रथम ने तंजौर में राजराजेश्वर अथवा बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। तो राजराजेश्वर मंदिर अथवा बृहदीश्वर मंदिर तंजौर में है और इसका निर्माण राजराज प्रथम ने करवाया था। यह प्रारंभिक परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण तथ्य है। यह मंदिर द्रविड़ वास्तुकला और स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। इसे हम आगे देखेंगे। राजराज प्रथम के सिक्कों पर कृष्ण मुरलीधर और विष्णु पद चिन्हों का अंकन इसकी धार्मिक सहिष्णुता का परिचायक है। अर्थात राजराज प्रथम के सिक्कों पर कृष्ण मुरलीधर और विष्णु के पद चिन्हों का अंकन है। यह भी महत्वपूर्ण तथ्य है। अगला तथ्य कि राजराज ने जावा, सुमत्रा, मलाया द्वीपों के शैलेंद्र वंशीय शासक श्रीमार विजयोतुंग वर्मन द्वारा निर्मित चूड़ामणि बौद्ध विहार की स्थापना हेतु आर्थिक सहायता भी प्रदान की थी। यह भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है। आगे बढ़ें। अब राजेंद्र प्रथम, यह राजराज प्रथम का पुत्र था। इसने 1014 ईस्वी में शासन संभाला। इसका राज्याभिषेक 1014 ईस्वी में हुआ। इसके उपरांत इसने केरल एवं पांड्य राज्यों पर आक्रमण किया। राजेंद्र प्रथम ने संपूर्ण सिंघल द्वीप अर्थात श्रीलंका पर अधिकार कर चोल साम्राज्य में मिला लिया तथा महेंद्र पंचम को 12 वर्ष तक बंदी रखा। तो राजराज प्रथम ने सिर्फ उत्तरी श्रीलंका के प्रदेश को अपने अधिकार क्षेत्र में किया था और इसका पुत्र राजेंद्र प्रथम ने संपूर्ण श्रीलंका को अपने अधिकार क्षेत्र में कर लिया। यह एक महत्वपूर्ण तथ्य है। राजेंद्र प्रथम पहला चोल शासक था जिसने उत्तर पूर्वी भारतीय राज्यों पर आक्रमण किया। गंगा नदी तक पहुंचकर इसके जल को मंगवा करके अपनी नई राजधानी गंगैकोंड चोलपुरम में एक चोलगंग का तालाब का निर्माण कराया और उसमें गंगा के जल को ला करके इस तालाब में उसने भरा था। यह भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है। गंगैकोंड चोलपुरम इसकी नई राजधानी थी राजेंद्र प्रथम की और इसके चोलगंग नामक एक तालाब में उसने गंगा नदी का जल मंगवा करके उस तालाब को भरवाया था। यह अभियान जो था उसके पुत्र विक्रम चोल के नेतृत्व में किया गया था। इस उपलक्ष्य में राजेंद्र प्रथम ने
गंगैकोंड चोल तथा कंडारकोंड की उपाधि धारण की थी। तो ये दो उपाधियां हैं, गंगैकोंड चोल तथा कंडारकोंड, ये दोनों ही उपाधियां राजेंद्र प्रथम की हैं और ये दोनों उपाधियां गंगा नदी तक के क्षेत्र को जीतने के उपलक्ष्य में राजेंद्र प्रथम ने धारण की थी। इसने एक जय स्तंभ का निर्माण भी करवाया था। आगे बढ़ें। अगला महत्वपूर्ण तथ्य कि राजेंद्र प्रथम ने दक्षिण पूर्वी एशियाई द्वीप समूहों पर आक्रमण करके उस पर अधिकार किया था। तो दक्षिण पूर्वी एशियाई द्वीपों में जावा, सुमात्रा, बोर्नियो, मलाया आदि शामिल थे और इन द्वीपों पर श्री विजय साम्राज्य का आधिपत्य था। तो दक्षिण पूर्वी एशियाई द्वीप समूहों पर आक्रमण करने के क्रम में बंगाल की खाड़ी को राजेंद्र प्रथम ने चोल नौसैनिक जहाजी बेड़े की झील बना डाली थी। यह उपमा दी गई है, अर्थात बंगाल की खाड़ी में चोलों के जो नौसैनिक बेड़े थे वो काफी संख्या में भर गए थे। आगे बढ़ते हैं। यह एक महत्वपूर्ण तथ्य है और अक्सर इससे संबंधित प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अगला तथ्य कि दक्षिण पूर्वी एशियाई द्वीपों पर राजेंद्र प्रथम के अधिकार का कारण चीन, जापान, इंडोनेशिया तथा भारत के मध्य होने वाले समृद्ध व्यापार पर नियंत्रण करना था, क्योंकि दक्षिण पूर्वी एशियाई द्वीपों की भौगोलिक स्थिति इन दोनों के मध्य थी। हालांकि इससे इन द्वीपों में भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार भी हुआ। अंडमान निकोबार द्वीप समूहों तथा मालद्वीप पर भी राजेंद्र प्रथम ने आक्रमण करके इनको अपने साम्राज्य में शामिल किया था। तो यह भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है। आगे देखते हैं। अब राजाधिराज, राजेंद्र प्रथम का पुत्र राजाधिराज, जिसे युवराज भी नियुक्त किया गया था, 1044 ईस्वी में यह शासक बना, राजाधिराज। इसके शासनकाल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। राजाधिराज ने कल्याणी के चालुक्य राज्य पर आक्रमण कर उस पर विजय प्राप्त की तथा इस विजय के उपलक्ष्य में विजय राजेंद्र की उपाधि धारण की। तो विजय राजेंद्र की उपाधि राजाधिराज की उपाधि थी। कल्याणी से इसने एक द्वारपाल की कलात्मक मूर्ति भी लाया और इसे तंजौर में स्थापित करवाया था। यह भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है। हालांकि बाद में कल्याणी के चालुक्य राजा सोमेश्वर प्रथम ने चोल सेना को तुंगभद्रा नदी के दक्षिण में खदेड़ दिया था। कोल्हापुर के निकट कोप्पम के युद्ध में चालुक्य नरेश सोमेश्वर प्रथम के साथ युद्ध के मैदान में ही राजाधिराज वीर गति को प्राप्त हुआ। तो युद्ध के मैदान में मरने वाला चोल शासक राजाधिराज था और यह चालुक्य नरेश सोमेश्वर प्रथम के साथ हुए युद्ध में युद्ध भूमि में मारा गया था। तो यह भी प्रारंभिक परीक्षाओं के दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण तथ्य है, इसे आप ध्यान से देख लें। आगे बढ़ते हैं। अब राजेंद्र द्वितीय, तो राजाधिराज की युद्ध क्षेत्र में मृत्यु हो जाने के उपरांत राजेंद्र द्वितीय ने युद्ध क्षेत्र में ही राज्याभिषेक करवाया और चालुक्य नरेश सोमेश्वर को परास्त किया। दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य है कि युद्ध क्षेत्र में राज्याभिषेक करवाने वाला चोल शासक राजेंद्र द्वितीय था। राजेंद्र द्वितीय ने सिंघल राज्य पर आक्रमण कर भी उसे भी अपने साम्राज्य में मिला लिया था। अगला शासक वीर राजेंद्र था। तो राजेंद्र द्वितीय की मृत्यु के बाद इसका छोटा भाई वीर राजेंद्र जो है सो चोल शासक बना। वीर राजेंद्र ने कुंडल संगमम के मैदान में चालुक्यों को परास्त कर तुंगभद्रा नदी के तट पर एक विजय स्तंभ बनवाया था। तो तुंगभद्रा नदी के तट पर विजय स्तंभ की स्थापना वीर राजेंद्र ने की थी। कुंडल संगमम के मैदान में चालुक्यों को परास्त करने के बाद प्रारंभिक परीक्षाओं के दृष्टिकोण से यह भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है। आगे बढ़ते हैं। अब
अधिराजेंद्र 1070 ईस्वी में वीर राजेंद्र की मृत्यु के बाद चोल शासक बना, लेकिन इसके विरुद्ध विद्रोह हुआ और इसमें अधिराजेंद्र की मृत्यु हो गई। तो प्रारंभिक परीक्षाओं के दृष्टिकोण से यह भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि जनता के विद्रोह में मारा जाने वाला चोल शासक अधिराजेंद्र था। वस्तुतः यह विद्रोह जो था वो कुलोतुंग प्रथम के द्वारा संचालित था। इसे हम आगे देखते हैं। कुलोतुंग प्रथम वस्तुतः प्रथम चोल चालुक्य शासक था, जिसने चोल शासक अधिराजेंद्र की मृत्यु के बाद बेंगी के पूर्वी चालुक्य राज्य एवं चोल साम्राज्य का संयुक्त शासक बना था। इसकी पृष्ठभूमि को हम लोग समझें तो दोस्तों, पूर्व मध्यकाल में चालुक्यों की दो शाखाएं थी। पूर्वी चालुक्य वंश बेंगी से शासन करते थे, जबकि चालुक्यों की पश्चिमी शाखा जो थी वह कल्याणी से शासन कर रही थी। और जैसा कि हम लोगों ने पहले देखा कि चोलों और चालुक्यों में संघर्ष होते रहते थे। चोल शासक वीर राजेंद्र ने जब कल्याणी के चालुक्य शासक सोमेश्वर द्वितीय के विरुद्ध युद्ध छेड़ा था, तब सोमेश्वर द्वितीय का भाई विक्रमादित्य षष्ठ ने वीर राजेंद्र की सहायता की थी। तो इस सहायता के बदले सोमेश्वर द्वितीय को परास्त करने के बाद जो चोल शासक था वीर राजेंद्र, इसने कल्याणी के चालुक्य राज्य के दक्षिणी भाग का इसको शासक बना दिया विक्रमादित्य षष्ठ को। और बेंगी के राज्य पर चूंकि वीर राजेंद्र का अधिकार था, तो बेंगी के चालुक्य वंश के वास्तविक उत्तराधिकारी जो राजेंद्र द्वितीय था, उसको हटा करके विक्रमादित्य के दामाद विजयादित्य को बेंगी का शासक नियुक्त कर दिया था वीर राजेंद्र ने। फलतः जब वीर राजेंद्र मर गया तो इसके मरते ही बेंगी के राजेंद्र द्वितीय ने विद्रोह किया, और न केवल बेंगी बल्कि चोल शासक अधिराजेंद्र की विद्रोह में मृत्यु हो जाने के बाद बेंगी और चोल के संयुक्त राज्य पर अधिकार कर लिया तथा कुलोतुंग प्रथम के नाम से शासक बन गया। तो इस प्रकार कुलोतुंग प्रथम जो था वह प्रथम चोल चालुक्य शासक था। इस बात को उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। कुलोतुंग प्रथम ने शासक बनने के बाद केरल के कलुचली राज्य और दक्षिणी कलिंग राज्य पर आक्रमण कर लिया और इन पर अधिकार कर लिया था। कुलोतुंग प्रथम के शासनकाल की एक महत्वपूर्ण घटना, इसने 1077 ईस्वी में 72 व्यापारियों का एक दूतमंडल चीन भेजा था। अक्सर इस संबंध में परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं, इसे आप ध्यान से देख लें। कुलोतुंग प्रथम के बाद विक्रम चोल साम्राज्य का शासक बना। इसके शासनकाल की कोई महत्वपूर्ण घटना नहीं है। विक्रम चोल के बाद कुलोतुंग द्वितीय चोल साम्राज्य का शासक बना 1133 ईस्वी में। कुलोतुंग द्वितीय जो था वह कट्टर शैव भक्त था। इसने चिदम्बरम नटराज मंदिर में जो एक गोविंदराज अर्थात विष्णु की प्रतिमा स्थापित थी उसके प्रांगण में, उसको हटवा करके समुद्र में फेंकवा दिया था। इस प्रतिमा को बाद में रामानुजाचार्य इन्होंने तिरुपति के मंदिर में पुनः प्रतिष्ठापित करवाया था। तो कुलोतुंग द्वितीय के शासनकाल की एक महत्वपूर्ण घटना है। दूसरी महत्वपूर्ण घटना इसके शासनकाल की है। कुलोतुंग द्वितीय ने तमिल रामायण के रचयिता कम्मन को संरक्षण प्रदान किया था। तो कम्मन जो थे वो कुलोतुंग द्वितीय के राज दरबार में ये थे कम्मन। आगे बढ़ते हैं। अब राजाराज द्वितीय चोल साम्राज्य का शासक बना। चोल साहित्यों में राजराज द्वितीय को तमिल संरक्षक घोषित किया गया है। यह भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है। राजाधिराज द्वितीय इसके बाद का शासक था। उसके बाद कुलोतुंग तृतीय चोल साम्राज्य का शासक बना। कुलोतुंग तृतीय ने मदुरा को जीत करके वहां एक विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। कुलोतुंग तृतीय के शासनकाल की एक महत्वपूर्ण घटना है कि इसके शासनकाल के 23वें वर्ष में चोल साम्राज्य में भयंकर अकाल पड़ा था।
कुलोतुंग तृतीय जो था वह चोल साम्राज्य का अंतिम महान शासक था। यह भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद राजराज तृतीय 1216 से 1246 ईस्वी तक इसने शासन किया और राजेंद्र तृतीय अंतिम चोल शासक था। यह 1246 ईस्वी से 1279 ईस्वी तक इसने शासन किया। इसने पांड्य राज्य की अधीनता स्वीकार कर ली और चोल साम्राज्य पर पांड्यों का अधिकार हो गया। तो दोस्तों, चोलों के राजनीतिक इतिहास से संबंधित ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो प्रारंभिक परीक्षाओं के दृष्टिकोण से अत्यंत उपयोगी हैं। इसे आप ध्यान से देख लें। दोस्तों, चोल साम्राज्य के सामाजिक, सांस्कृतिक, प्रशासनिक व्यवस्था से संबंधित अध्ययन सामग्री लेकर के मैं अपने अगले वीडियो में उपस्थित होऊंगा। दोस्तों, यदि मेरी यह प्रस्तुति आपको उपयोगी लगी है तो कृपया मेरे इस वीडियो को लाइक करें और यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।